हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का चैप्टर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम ऑल इन वन से पार्ट 2 नॉलेज रख दिया। ओके, पाथ टू नॉलेज। सो हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदल लिया है। सो ये थी कुछ शुरुआत की इन्फॉर्मेशन। हम लोग मूव करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला दिमाग इस चैप्टर का नाम पढ़ने पे जो हमारे दिमाग में आता है वो है कार्बन। ओके, कार्बन, ये नाम सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आता है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हम लोग अलग से इस कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन भी है, हम लोग ऑक्सीजन एंड इस कंपाउंड भी पढ़ सकते हैं। ओके, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन ही इस कंपाउंड पढ़ सकते हैं, हाइड्रोजन ही इस कंपाउंड पढ़ सकते हैं। मीन्स हमारे पास तो 118 के आसपास एलिमेंट्स है, हम लोग किसी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। अलग से कार्बन, वो भी क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ रीज़न रहा होगा इसके पीछे। सो यस, कुछ रीजंस तो है। एक रीज़न ये है उसके पीछे कि कार्बन अराउंड 3 बिलियन के आसपास कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। मतलब हम अपने पेरियोडिक टेबल के सारे कंपाउंड्स को एक साथ ले लें तो भी सब मिला के इतने कंपाउंड्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे जितना कार्बन अकेले करता है। 3 बिलियंस मीन्स 300 करोड़ के आसपास ये कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि नंबर बहुत ही ज़्यादा है। सो इसके पीछे कुछ रीजंस है। सबसे पहले हम लोग कार्बन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला रीज़न यहाँ पे है कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। ओके, आउटर मोस्ट यानी हम कह सकते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होने चाहिए। कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, उसमें भी इसके पास 2 ऑर्बिट्स है। इन 2 ऑर्बिट से फ़र्क क्या पड़ता है? ऐसा क्या है कि ये ऐसा कंपाउंड प्रोड्यूस करता है? कार्बन हमारा मेनली कोवैलेंट कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। कोवैलेंट कंपाउंड, अब कोवैलेंट कंपाउंड क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। आप लोग मेरे चैनल में जाके उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। रीज़न हम देख लेते हैं यहाँ पे क्यों कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोवैलेंट प्रोड्यूस नहीं करता है। होता क्या है कि कार्बन के पास 2 ऑर्बिट्स है। कार्बन एक छोटा कंपाउंड हुआ। ओके, उससे क्या होता है कि कार्बन अगर किसी को अपना, और ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन अगर कोशिश करे कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी किसी भी एटम को वो डोनेट करने की कोशिश करे, तो वो ऐसा कर नहीं सकता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले के वीडियोस में बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना, कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो उसे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। कार्बन इतना छोटा एटम है कि वो जैसे जैसे अपने इन एटम्स को, जैसे एक को छोड़ा उसने कुछ एनर्जी खर्च की, दूसरे को छोड़ा कुछ एनर्जी खर्च की, 2 ऑर्बिट का तो ये खुद ही है, 2 ऑर्बिट का तो खुद ही है। अब ये चारों को जब छोड़ेगा तब तक में इसकी इतनी एनर्जी खर्च हो जाएगी कि हो सकता है ये कंपाउंड ही गायब हो जाए, ये एटम ही ख़त्म हो जाए कार्बन का। ओके, ये ऐसा नहीं कर सकता है। अब एक और है, जब ये डोनेट नहीं कर सकता तो किसी से ले सकता है ना। ओके, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन मांग ले, बैलेंस कर ले खुद को, वो भी नहीं कर सकता। उसका रीज़न यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में छिपता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे हम लोग कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर जानने के लिए पहले इसका यही गिन लो, इलेक्ट्रॉन ही गिन लो। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया। मीन्स इसके न्यूक्लियस में भी 6 प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिव साइन। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने जैसा कहा, अगर कार्बन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मांग लेता है, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से मांगता है, तो यहाँ पे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दिक्कत यहाँ पे ये आ जाएगी कि यहाँ पे कार्बन के
6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन मैनेज करने पड़ेंगे। वो ऐसा कर नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि मीन्स अगर कोई टेट्रा वैलेंसी होगी तो ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरे भी है, जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन कर सकता है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़ा बड़ा एटम है। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन छोटा है, एज इसके पास 2 ही ऑर्बिट है। सो कार्बन के पास अब एक ही रास्ता बचता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेयर करे, मीन्स कोवेलेंट कंपाउंड प्रोड्यूस करे। इसलिए ये पहला रीज़न हम कह सकते हैं, ये इसका पहला रीज़न हो सकता है कि ये इतने सारे कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। अब कंपाउंड प्रोड्यूस करने की जगह हम लोग इस तरीके से तो हार्ड वर्क नहीं करेंगे। सो हम लोग मेनली क्या करते हैं कि कार्बन का जैसे कि लास्ट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसी को हम लोग उसके वैलेंसी मानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से उसे शो करते हैं। ये हम इसे बॉन्ड्स कहते हैं, ये जो लाइन हम लोग खींचते हैं इसे बॉन्ड्स कहते हैं, इसे अटैच करते हैं। हम लोग कभी ऐसे नहीं कर सकते कि मान लो ये यहाँ पे ऐसे है तो एक बॉन्ड यहाँ से मैंने एक और खींच दिया, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स है, तो केवल 4 ही यहाँ पे बॉन्ड कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो केवल 4 ही बॉन्ड्स को दिखा सकता है। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हमें किसी को मिटाना पड़ेगा, तब हम ऐसा शो कर सकते हैं। सो ये तो हुई बात की बात यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे उसके कुछ रीजंस के बारे में बात हो रही है कि कार्बन क्यों इतने सारे कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करता है। सो पहला बात हम लोगों ने किया टेट्रावैलेंसी के बारे में बात किया कि हाँ वो टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन है, टेट्रावैलेंट ओके एलिमेंट है, तो वो ऐसा कर सकता है। दूसरा हम लोग कुछ रीज़न इसके बारे में दे सकते हैं। सो दूसरा रीज़न हमारे पास आता है कैटिनेशन। ओके, कैटिनेशन क्या है? सो कैटिनेशन कुछ नहीं होता है, बस प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग हम कह सकते हैं कैटिनेशन को। प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन 1 मिनट कैटिनेशन को हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग कह सकते हैं। डायरेक्ट बॉन्डिंग मीन्स कार्बन क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को, जैसा कि मैंने दिखाया वैसा करता है, उसके पास 4 वो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो वो क्या करता है, इस तरीके से बॉन्ड बनाता है, कार्बन बॉन्ड बनाते रहता है। मान लो यहाँ पे उसने एक और कार्बन रख लिया, इस तरीके से वो मतलब जितना चाहे उसे बढ़ा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे मैं फिर कार्बन रख दूँगा तो यहाँ पे फिर इतने सारे बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे। ओके, सो ये कुछ रीजंस है उसके, एंड ये कैटिनेशन हो गया। ओके, सेकेंडली हमारे पास क्या है, थर्डली हम कह सकते हैं, थर्डली हमारे पास क्या है, पॉलीमराइजेशन। हम क्या कहते हैं उसे, थर्डली YMERISATION। ओके, पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन क्या है? सो पॉलीमराइजेशन भी बिल्कुल सेम थिंग है, वैसा ही चीज़ है पॉलीमराइजेशन, प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग। तो इन दोनों में अंतर क्या हो, जैसे कैटिनेशन भी पढ़ा, पॉलीमराइजेशन भी पढ़ा। सो कैटिनेशन हम कह सकते हैं सेपरेटली वो कार्बन का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन पॉलीमराइजेशन कहीं भी यूज़ हो सकता है। और पॉलीमराइजेशन हम कह सकते हैं कि वो एकदम मोनोमर बिल्कुल नीचे के लेवल पे भी होता है, समझ रहे हो, हम लोग ये कह सकते हैं। और उसका चौथा चीज़ है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? सो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे मतलब कुछ है कि उन लोग का ना, जैसे कि स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसा है, मान लो ये कोई कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ओके, ये हो गया, मतलब यहाँ एच यहाँ पे लिखा, एक एच यहाँ लिखा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बिगाड़ के मैं चाहूँ इसे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे एच कर देता हूँ, यहाँ सी, यहाँ एच, यहाँ एच किया मैंने वही चीज़, लेकिन स्ट्रक्चर इसका मैंने बदल दिया। तो आइसोमेरिज्म भी यही कहता है कि बहुत सारे ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जिनका डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ओके, लेकिन फॉर्मूला सेम होता है।
जैसे कि यहाँ पे मैंने पहला वाला फॉर्मूला लिखा, पहला जो फॉर्मूला लिखा और इस फॉर्मूला को जो लिखा, सॉरी पहला स्ट्रक्चर जो बनाया और ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इन दोनों में इनका फॉर्मूला क्या होगा, C2 एंड कितने H है, 1 2 3 4 5 6, C2H6। दोनों में इनका फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन मैंने स्ट्रक्चर अलग किया है। तो इन ऐसे टाइप के कार्बन के कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं, सॉरी ऐसे टाइप के कार्बन के कंपाउंड को, क्योंकि कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं वो, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। सो ये भी एक रीज़न है कार्बन के इतने सारे कंपाउंड प्रोड्यूस करने के। ओके, अब यहाँ पे एक टॉपिक हमारे जो बुक में दिया हुआ है वो एक है ऑटोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स। सो ऑटोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स क्या होते हैं? सो ऑटोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स बिल्कुल आइसोमर्स की तरह ही हम कह सकते हैं, वो प्योरली कार्बन के बने होते हैं, प्योरली कार्बन, लेकिन उनका हम कह सकते हैं उनका फिजिकल प्रॉपर्टी ले लो, केमिकल प्रॉपर्टी ले लो, सब अलग हो जाता है। ऑटोट्रोप्स में कार्बन के 3 ऑटोट्रोप आते हैं, एक हम लोग जो सब जानते हैं वो है ग्रेफाइट। ओके, ITE ग्रेफाइट, राइटिंग थोड़ी गंदी है। ओके, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, एंड तीसरा हम कहते हैं उसे C60 के नाम से जानते हैं, आप लोग के बुक में ये दिया हुआ है। ओके, C60। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर कुछ नहीं, तीनों तो कार्बन ही के बने होते हैं, तो अंतर क्या हम कह देंगे यहाँ पे? अंतर हम कह सकते हैं इनके स्ट्रक्चर का, जैसे कि ग्रेफाइट कुछ इस तरीके का बनता है। ओके, स्ट्रक्चर का बस यहाँ पे अंतर है, स्ट्रक्चर के अंतर से आप यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अंतर हो जाता है। एक तरफ ग्रेफाइट जो कि पेंसिल की नीव में यूज़ होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि उसे हम हल्का सा प्रेशर देके तोड़ लेते हैं, और दूसरी तरफ डायमंड, दोनों के दोनों ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के दोनों कार्बन के बने हुए। ओके, लेकिन केवल स्ट्रक्चर के अंतर होने से हम देख सकते हैं डायमंड कितना स्ट्रॉन्ग, हार्डेस्ट सब्सटेंस कहते हैं उसे, डायमंड को। ओके, जबकि ग्रेफाइट जो कि वो भी पूरी तरीके से कार्बन का ही बना होता है लेकिन कितना कमज़ोर होता है। सो यहाँ पे जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग के बुक में बना होगा। ओके, वहीं अगर हम लोग डायमंड का जो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ऐसा कुछ बनता है डायमंड का स्ट्रक्चर। और वैसे ही हम लोग C60 के बारे में बात करते हैं, तो C60 जो स्ट्रक्चर है ये हाल फिलहाल में फाउंड किया गया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है वो। ओके, कुछ इस तरीके का है। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, कुछ पेंटागन टाइप का वो थोड़ा दिखता है। ओके, कुछ वैसा ही दिखता है। सो ये हाल फिलहाल में ड्रॉ किया गया है, इसका पिक्चर आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है। सो इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक आता है, वो आता है टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड में हमारे पास 2 टाइप के कार्बन कंपाउंड आते हैं। एक आता है जिसे हम, सॉरी टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड नहीं, सॉरी टाइप्स ऑफ कंपाउंड हमें पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड में हमारे पास 2 कंपाउंड्स आते हैं, एक होता है कार्बन कंपाउंड, दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो कार्बन कंपाउंड होता है ना, वो प्योरली कार्बन से बनता है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। ओके, और इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। सो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जैसा कि पहले हम बता दिए, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों कंटेन करता है। ओके, कुछ और भी हो सकता है,
ऐसा नहीं केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही, वो कुछ और भी ले सकता है, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन होना उसमें मस्त है। अगर हाइड्रोजन और कार्बन नहीं हुआ, या हो सकता है केवल कार्बन हुआ हाइड्रोजन नहीं हुआ, जैसे कि CO2, सो वो हाइड्रोकार्बन नहीं आएगा, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। ओके, लेकिन हाँ हाइड्रोजन उसमें होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन नहीं हुआ तो हम नहीं कहेंगे, चाहे कार्बन भी नहीं हुआ तो नहीं कहेंगे। जैसे H2O हो गया, यहाँ पे कार्बन नहीं है, सो दोनों का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कोई एक हो जाए तो, अब दोनों के अलावा कुछ और भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही, मतलब वो दोनों जो हो गए उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन पहले इन दोनों का होना ज़रूरी है। ओके, सो हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास 3 टाइप्स के हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये आगे पढ़ा जाएगा, पहले देख लेते हैं। मतलब हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स के हम टाइप ले लो, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। ओके, तो पहला होता है एल्केन, पहला हो गया एल्केन, ये एल्केन। दूसरा वैसा ही है, बस यहाँ पे के बाद ई नहीं लगा देंगे, और तीसरा भी बिल्कुल का बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे हम लोग वाई नहीं लगा देंगे। बाकी यहाँ पे ये सारे के सारे सेम है। तो सब कुछ जब सेम है तो ये ज़रा सा अंतर यहाँ पे ऐसा क्यों है? अच्छा, पहली बात अल्केन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। सो जैसे कि हमने बताया बॉन्ड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कुछ ऐसे हम लोग बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है, ऐसे ऐसे करके ये बॉन्ड्स बनाता है। तो वैसे कार्बन कंपाउंड जिसमें कि सिंगल बॉन्ड्स पाया जाता है, फॉर एग्जांपल ये हम लोग ले लेते हैं एक मीथेन का एग्जांपल। मीथेन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे टाइप के कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग एल्केन लेते हैं, क्योंकि उसमें केवल सिंगल कार्बन कंपाउंड होते हैं, केवल सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इस वजह से हम इसे एल्केन कहते हैं। ओके, सो एल्केन के जितने भी एग्जांपल है सब में सिंगल कार्बन बॉन्ड होते हैं। ओके, अब एल्कीन क्या हो गया? एल्कीन हो गया डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम एल्कीन कहते हैं, और एल्कीन ट्रिपल उसमें बॉन्ड्स हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्टली हम लोग अल्कीन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे अल्कीन के बारे में पढ़ते हैं। सो अल्कीन वाले में सबसे पहले हमारे पास आता है एक मीथेन। ओके, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सो मीथेन का स्ट्रक्चर होता है C, और उसमें 4 गो हाइड्रोजन। यहाँ ऊपर एक इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास CH4। अच्छा, हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? मीथेन होते हैं, ईथेन होते हैं, प्रोपेन होते हैं, ब्यूटेन होते हैं, पेंटेन होते हैं, हेक्सेन होते हैं, हेप्टेन होते हैं, 10 होते हैं। ओके, 10 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन 10th क्लास में हमें 10 ही तक याद रखना नॉर्मली। ओके, सो क्या क्या हम सॉरी 1 मिनट। मीथेन हो गया हमारे पास, मीथेन के बाद हमारे पास क्या होता है? ईथेन होता है। अच्छा, हम लोग ये तो जान रहे मीथेन हो गया, ईथेन हो गया। कभी हमें अचानक से आ जाता है कि फॉर एग्जांपल हमें आ जाता है ब्यूटेन का हमें केमिकल फार्मूला, मतलब ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है वो लिखना है। अब हम लोग ऐसे देखेंगे कि ब्यूटेन होगा, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन चौथे नंबर पे आता है, तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा ये वो। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए ना, आपके बुक में भी दिया हुआ है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ये एक तरीके से आप एक पूरा सीरीज़ याद कर लो। आपको जब सीरीज़ याद हो जाएगा, सो जैसे मैंने ब्यूटेन लिखा, आपको नाम पढ़ते ही ये पहले दिमाग में आएगा, ओके ये चौथे नंबर पे आ रहा है, ब्यूटेन जो है चौथे नंबर पे आ रहा है। सो आप लोग वहाँ पे यहाँ पे मैं एल्किन का फार्मूला लिखता हूँ, तो एल्किन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ओके, ये फार्मूला होता है एल्किन का। सो यहाँ पे n की जगह पे ये नंबर रखेंगे, जैसे ब्यूटेन चौथे नंबर पे होता है। ओके, यहाँ पे चौथे नंबर पे होता है। सो C के आगे 4 लिख दिया। ओके, H2n, अब यहाँ पे n की जगह पे हम लोग को ब्यूटेन का नंबर लिखना है, तो H2 2 × 4 8 हो गया, और प्लस यहाँ पे 2 कर रहे हैं,
तो 8 और 2 मिलके कितना हुआ 10, तो C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से हम लोग फार्मूला निकालते हैं। यहाँ पे जितने फार्मूला हम लोग इसी तरीके से डिराइव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फार्मूला हो गया, हमें अब स्ट्रक्चर बनाने को कह दिया। यहाँ पे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं C4H10। ओके, हम लोग स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, एल्केन के एग्जाम्पल में ये, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और ये हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन हो गया, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस तरीके से हम लोग, सॉरी यहाँ पे एक हुआ, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग सारे एल्केन के एग्जाम्पल को हम लोग निकाल सकते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सभी चीज़ हम यहाँ पे निकाल पाते हैं। बारी बारी से करने जाएंगे तो वैसे ही होगा। एक एग्जांपल जैसे लेते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन है हेप्टेन। हेप्टेन का हमें सबसे पहले यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, तो 7 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे बस हाइड्रोजन, इन सब जगह पे हाइड्रोजन को पुट कर देना है। ये जितने भी खाली खाली जगह है यहाँ पे हाइड्रोजन पुट हो जाएगा। सो यहाँ पे इस तरीके से हम हेप्टेन का स्ट्रक्चर बना लिए। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है अपने से, बनेगा सबका बारी बारी से। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, पहले तो हमें सीरीज याद कर लेना है, सीरीज याद कर लेना है। मीथ बस याद करो, ओके। क्योंकि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों में हम क्या करेंगे ना कि शुरुआत के हम केवल यही नाम लेते हैं, बाद में हम ये देखेंगे कि वो किस फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है। जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो उस हिसाब से हम आगे का स्ट्रक्चर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मीथेन है, ये एल्केन में हमें पता है, तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग एन लगाते हैं। और एक और बात है, ये मीथेन है ये केवल एल्केन में ही आता है, ओके, एल्कीन और एल्काइन में नहीं आता है। रीज़न कि एल्कीन और एल्काइन कहते हैं कि उन्हें डबल बॉन्ड चाहिए, और मीथेन बस इतना सा एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के साथ कोई डबल बॉन्ड लगा ही नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा, ओके। हाइड्रोजन के साथ जब भी लगेगा एक सिंगल बॉन्ड लगेगा, हाइड्रोजन के साथ जब लगेगा एक सिंगल ही बॉन्ड लगेगा, तभी ये सही होगा। अगर हम यहाँ पे डबल कर दे तो ये इस तरीके से क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड का ही एटम है, ओके। सो ये हम लोग कर नहीं सकते। सो इस वजह से मीथेन केवल एल्केन में रहता है, और एल्काइन और एल्कीन दोनों में नहीं रहता है, क्योंकि एक तो डबल मांगता है, एक ट्रिपल मांगता है, दोनों के साथ ही हम लोग हाइड्रोजन को कभी कर ही नहीं सकते, दोनों गलत हो जाएगा, ओके। हाइड्रोजन जब भी होगा एक के साथ होगा तभी सही होगा। सो यहाँ पे मीथेन को हम लोग जब भी लिखेंगे तो पूरा उसका नाम लिखेंगे मीथेन, ओके। बाकी अगर हम लोग इसका देखते हैं तो मीथेन के बाद ईथ लिख दे। बाकी उसके बाद हम लोग को देखना है कि वो किस फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एन लगाएंगे, इन लगाएंगे या YENE लगाएंगे, वो हम लोग देखेंगे किस फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले ये सब हम लोग के ये इसलिए याद कर लेते ताकि हम लोग को नंबरिंग याद हो जाए। मीथेन, इथेन, प्रोप के बाद क्या हुआ ब्यूट, ओके। उसके पेंट, सॉरी हेक्स, हेप्ट। अच्छा, यहाँ तक हम लोग याद कर लिए, 7 हो गया। अब आगे का हम लोग क्या याद करेंगे, तो आगे का हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर याद कर लेना। OCTNONDEC, और बाकी आगे वो लगा लेना। सो इस तरीके से हमारा एल्केन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब एल्कीन और एल्काइन आता है। सो पहले हम लोग आते हैं एल्कीन पे।
सो एल्कीन जैसे कि डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करता है, इसका भी कुछ फार्मूला होता होगा इसके नंबर निकालने के लिए। तो ये CnH2n, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे 2 घटता जाएगा। पहले यहाँ पे +2 था एल्केन में, यहाँ पे +2 हट गया। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को एल्कीन में हमारे पास इथेन से शुरू होता है, इथीन, सॉरी इथेन नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे एल्कीन का बात हो रहा है ना, तो लास्ट में इन लगाएंगे ये, तो इथीन से शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सो वो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन होता है, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पे एल्कीन है तो डबल बॉन्ड रहेगा, ये भी पता है। अब जैसे कि कार्बन में 4 ही बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड हमने पहले बना दिए। ये 2 बॉन्ड इस कार्बन के भी हो गए और इस कार्बन के भी हो गए, मतलब हम केवल 2 ही बॉन्ड और बना सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इस तरीके के बॉन्ड होते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे तो C2H2 इस तरीके से। सो ये अंतर यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लोग एल्कीन के बाद, क्योंकि एल्कीन सीधा था, एल्कीन में हमें सबको करके देखना होगा। जैसे हम लोग अब आते हैं प्रोपीन। सो प्रोपीन हमारा क्या होगा, प्रोपीन का फॉर्मूला हमारा होता है C3H6। सो इसे हम लोग कैसे करेंगे, सो प्रोपीन को हम लोग इस तरीके से, देखो हमें जो बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बनाने, तो या तो हम लोग फर्स्ट ही कार्बन के बाद कर ले या तो लास्ट कार्बन के पास। तो हम लोग फर्स्ट ही के बाद कर लेते हैं, 2 बॉन्ड हमने बना दिया। अब हम यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड लेके चलेंगे। ओके, सो तीन ही होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इस वाले कार्बन पर नज़र रखें हम लोग, इस वाले पे। सो हम लोग देखेंगे कि इसका 2 यहाँ पे बॉन्ड्स तो ऑलरेडी हो गए। सो यहाँ पे 2, एक 3 और एक 4, बस इतने। इस कार्बन के साथ अगर हम लोग देखें तो इसका ये 2 बॉन्ड यहाँ पे हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया, बस एक और खींचना है तो 4 हो गया, और ये इसका तो 4 होगा। सो इस सब जगह हाइड्रोजन लगा दिए हम लोग। कितने हाइड्रोजन हुए, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C3H6। ओके, C3H6। इसी तरीके से हम लोग अगर आगे जाते हैं, जैसे कि पेंटेन पे आते हैं, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो जैसे कि हम लोग को इसका फॉर्मूला पता है, C2SEN होता है। तो यहाँ पे पेंटेन यानी 5C5H10 यही होगा। सो यहाँ पे 5 कार्बन होंगे, तो पहले के बाद 2 बॉन्ड हम लगा दिए। ओके, हम लोग लास्ट में भी लगा सकते हैं, एक लास्ट ही में लगा लेते हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4, अब यहाँ 4 के बाद 2 बॉन्ड्स लगा दिए, तो ये यहाँ पे 3 ही बॉन्ड और प्रोड्यूस करेगा। और ये तो यहाँ 2 1 3, यहाँ 1 ही कर पाएगा ये ऐसे। बाकी सब अपने जैसे बना रहे वैसे वो बनाएंगे। 10 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। ओके, सो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ये आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करिए, इतने सारे सबको आप आराम से प्रैक्टिस करिए। सो पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया। तो हेक्सेन को हम लोग कैसे करेंगे, हेक्सेन कैसे होगा, तो वही C6H12 और फिर वैसे ही बॉन्ड बनाएंगे। ओके, अब आगे आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, एल्काइन पे। अब एल्काइन हम लोग जैसे जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड का होता है। सो एल्काइन में, और एल्कीन और एल्काइन दोनों में हम लोग देख लें मीथेन नहीं होता है। एल्काइन में इथीन नहीं होगा। इथीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल्काइन में इथाइन होता है। ओके, सो इथाइन। सो यहाँ पे एल्काइन का हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, तो एल्काइन का हम लोग फार्मूला वही C2H2n, और जैसे हमने बोला था कि बार बार 2 घटता जाता है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ओके, सो इथाइन का यहाँ पे फार्मूला जो हम लोग लिखेंगे तो वो हो जाएगा C2H2। ओके, C2H2 यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा। सो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करते हैं। तो कैसे होगा,
हमने बोला था ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये हो गया 3 बॉन्ड। ओके, 3 बॉन्ड जब यहीं पे पूरे होगा तो ये बस एक ही बॉन्ड और निकाल पा रहा है, तो ये ऐसा हो गया। इथेन के बाद कुछ बड़े नंबर पे जाते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल ब्यूटीन पे जाते हैं। ठीक है, ब्यूटीन पे हम लोग आए तो ब्यूटीन का फॉर्मूला होता है C4H6। सो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 1 2 3 3 के बाद यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो ये केवल एक बॉन्ड यहाँ से खींच सकते हैं, और ये जो कार्बन है ये तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गए, जैसे 3 यहाँ 1 यहाँ, तो ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये कार्बन ऐसे ही नल्ला रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऐसे बन जाएंगे। सो वैसे ही, और ये ट्रिपल बॉन्ड करने का यही, ट्रिपल या डबल बॉन्ड दोनों में या तो हम शुरू में ही कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, या तो हम लोग लास्ट वाले में करते हैं, शुरू वाले कार्बन में या तो लास्ट वाले कार्बन में। जैसे एग्जांपल, जैसे हम लोग ब्यूटेन का हम लोगों ने किया था, तो ब्यूटेन ही का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे या तो ये हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 2 3 और ये 4, हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं इसको, नहीं तो वही हम लोग ने जो पहले किया था ये वाला स्ट्रक्चर, ऐसा। सो इन दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एल्कीन और एल्काइन दोनों में। सो इस टॉपिक को कवर करने के बाद हमारे पास जो एक अगला टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या? हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सो सैचुरेशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, याद करो, हम लोग ने 6 क्लास में पढ़ा होगा। 6 क्लास बहुत पुरानी बात है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे सैचुरेशन के बारे में पढ़ा होगा। सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन वो कंडीशन होता है, एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं, ये ग्लास है जिसमें पानी है, उसमें हम लोगों ने चीनी डाला है। ओके, उसमें चीनी डाला है। ओके, नीचे से बर्नर से आग लगाया है और ऊपर एक स्ट्रॉ डाल के हम लोग उसे मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं। जैसे जैसे चीनी मिलता जा रहा है हम लोग और चीनी ऊपर से उसमें डालते जा रहे हैं। सो एक कंडीशन ऐसा भी तो आएगा, एक कंडीशन ऐसा भी आएगा जब ये जो ग्लास है इसमें जो पानी है वो कितना भी उसे गर्म करो, कितना भी हीट प्रोवाइड करो, कितना भी एनर्जी दो, एक समय ऐसा आ जाएगा जब वो और एक दाना भी वो चीनी को अपने में मिक्स नहीं कर पाएगा। सो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन। ओके, इसी कंडीशन को हम लोग सैचुरेशन करते हैं। मीन्स ये इतना ज़्यादा मतलब इसके अंदर हल्का सा भी स्पेस नहीं पड़ा कि बस एक दाना चीनी और अपने अंदर ले पाए। सो इसी कंडीशन को सैचुरेशन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में हम सैचुरेशन किसे कहेंगे? फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एल्केन को लेते हैं, एल्केन में कोई स्ट्रक्चर भी ले ले, कोई भी स्ट्रक्चर। ओके, इथेन का स्ट्रक्चर ही सबसे बेहतर है यहाँ पे, सो इथेन ही लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो इथेन का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर हम लोग चाहे भी तो हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी एक यहाँ पे हम लोग सिंगल एलिमेंट में हम लोग यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन से एक ऐसे बॉन्ड निकालते हैं, वहाँ पे एक दूसरा कार्बन लगा देते हैं, नहीं तो ऑक्सीजन ही लगा देते हैं, डबल बॉन्ड निकाल के, वो नहीं कर सकते हम लोग। क्यों?
क्योंकि ये बिल्कुल सेचुरेटेड है। ये हम लोग करेंगे भी तो ये गलत हो जाएगा, ये हम लोग कर ही नहीं सकते क्योंकि ये बिल्कुल सेचुरेटेड है। यहाँ पे हम लोग हल्का सा भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम लोग बिल्कुल ये भी नहीं कर सकते हम लोग यहाँ से एक बॉन्ड निकाल कर एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, कुछ नहीं, यहाँ पे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सारे बॉन्ड अपने अपनी जगह प्लेस थे। ये यहाँ एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, ऐसे करके प्लेस सब अपने अपनी जगह। मतलब ये बिल्कुल एकदम से सेचुरेटेड है। हम लोग यहाँ पे ना एक कार्बन जोड़ सकते हैं ना एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ओके, कुछ हम लोग यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते यहाँ पे। सो इसी तरीके के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हम कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और एल्केन जो होता है, एल्केन में जितने भी हाइड्रोकार्बन्स आते हैं सारे के सारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड प्रोड्यूस करता है, सिंगल बॉन्ड के साथ अपने कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करता है। इसलिए एल्केन में जितने भी हाइड्रोकार्बन आते हैं सब सेचुरेटेड होते हैं। लेकिन ये हर जगह तो ये नहीं होता है। हम लोग अभी ईथेन का बात कर रहे थे जो कि एल्केन वाले फंक्शनल ग्रुप में आता है। हम लोग इथीन का बात करें, इथीन का, ओके, सो इथीन का स्ट्रक्चर तो वैसा नहीं होता है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं ना। सो अब हम लोग चाहे, ज़रा सोचो, हम लोग अभी चाहे कि हम लोग यहाँ पे एक और कार्बन ऐड कर दें, एक कार्बन ऐड करना चाहते हैं हम लोग, ओके, और 3 हाइड्रोजन हम लोग ऐड करना चाहते हैं, आराम से यहाँ ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा वो बताता हूँ। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे ना कि यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था उसे हम सिंगल करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक बॉन्ड निकाल देंगे, यहाँ से एक बॉन्ड निकाल देंगे, क्योंकि अब ये फ्री हो गया तो यहाँ से अब 2 बॉन्ड निकल सकते हैं, समझ रहे हो ना। पहले यहाँ पे सॉरी हम लोगों ने स्ट्रक्चर गलत ड्रॉ किया था। इथीन का हम लोगों ने बात किया था, एल्कीन में आता है। सो वो ऐसा हुआ तो यहाँ 2, एक 3, एक 4, ऐसा मान लो, एक 3 एक 4 स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पे से जैसे ही इसे हटाते हैं, इसे हटा दिया तो ये एक यहाँ रख सकता है अपने पास, यहाँ से ये कैसे, यहाँ से कैसे 2 हाइड्रोजन इसने ऐड कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर ये कार्बन ऐड कर लेता है हाइड्रोजन की जगह, मतलब कुछ भी ऐड कर सकता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये कुछ भी ऐड कर सकता है। सो इसी को तो हम लोग अनसेचुरेटेड कह सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा हमने छेड़छाड़ी की, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया, हम एक्स्ट्रा 2 बॉन्ड्स यहाँ पे जोड़ सकते हैं, बस इसे हम यहाँ पे से हटा दिए तो हमको यहाँ पे 2 नए बॉन्ड्स हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, 2 नए कंपाउंड्स को जोड़ सकते हैं। सो इसी को हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और जितने भी एल्कीन और एल्काइन होते हैं, एल्कीन और एल्काइन में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं, ओके, हाँ, फंक्शनल ग्रुप्स हो गया, बहुत सारे इसमें होते हैं। सो अभी का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो हम लोग इसको यहीं तक रहने देंगे। अगले क्लास में हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप, ओके, होमोलोगस सीरीज़, उसके बाद सोप डिटर्जेंट, हमें बहुत कुछ अभी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। सो वो हम लोग अगले क्लास में